हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से बेसिक्स हमने किए हैं इससे पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल किस प्रकार के होते हैं। या तो केवल एक हल आएंगे या अनेक हल आएंगे या कोई हल नहीं होगा। उसको हमने ग्राफीय विधि से भी समझा और उसके बाद अनुपातों की मदद से भी समझा कि कब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल आते हैं, कब एक हल आते हैं और कब कोई हल नहीं आते। हम 3.1 शुरू कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये पहली कंडीशन है, यहां से पहला समीकरण बनाएंगे। और दूसरी शर्त कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये दूसरी कंडीशन है, दूसरा समीकरण यहां से बनाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, इस स्थिति को आप बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूपों में व्यक्त करें। बीजगणितीय रूप क्या होगा? जो हम समीकरण बनाते हैं चर राशि एक्स वाई में, उसे कहते हैं बीजगणितीय रूप। और जब उनको देख के हम उनका ग्राफ बनाएंगे, समीकरणों से उनके हल निकालकर ग्राफ बनाएंगे, तो वह हो जाएगा इस स्थिति का ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय का मतलब क्या? ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप का मतलब क्या होगा हमारे पास? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो जाएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय का मतलब क्या होता है? ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें, यानी कि ज्योमेट्रिकल। और बीजगणितीय का मतलब क्या होता है? एल्जेब्राइक। एल्जेब्राइक का मतलब क्या होता है? एक्स वाई में आप इसको दिखाएं। तो दो शर्त हैं हमारे पास, दो समीकरण हम बनाएंगे इससे। यहां दो लोगों की आयु की बात की जा रही है, तो दो चर राशि हम ले आएंगे। एक को हम x कह देंगे, एक को हम y कह देंगे। तो हम यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं कि मान लेते हैं आफताब की आज की आयु यानी कि वर्तमान आयु है x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। यहां से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये हमने मान लिया। अब पहली शर्त पे आते हैं। पहली शर्त में वह कहता है कि 7 वर्ष पहले मेरी आयु यानी कि आफताब की आयु तुमसे यानी कि पुत्री से 7 गुना थी। तो ये आज की आयु है। हम आज से 7 साल पहले की आयु निकालेंगे। ये सबको मालूम है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु आज 40 वर्ष है, तो आज से 7 साल पहले निकालने के लिए उसमें से 7 माइनस कर देंगे, तो उसकी आयु 7 साल पहले कितनी होगी? 33 वर्ष। किसी की आयु आज x वर्ष है, तो आज से 7 साल पहले क्या आयु रही होगी उसकी, उसमें से 7 माइनस कर देंगे। और उसकी पुत्री की आज से 7 साल पहले की आयु क्या आ जाएगी? y में से 7 को माइनस कर देंगे। तो पहले हम निकालते हैं 7 साल पहले दोनों की आयु। तो यहां लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी? यदि उसकी आज की आयु x वर्ष है, तो आज से 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु थी x माइनस 7 वर्ष। और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या रही होगी? जब आज की आयु y वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या रही होगी? y माइनस 7 वर्ष। ये हमने निकाल दिया। अब पहली शर्त पे आते हैं और पहली शर्त को अप्लाई भी करते हैं। तो यहां लिख देंगे पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त के अनुसार 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु यानी कि आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की, ये जो x माइनस 7 है, ये y माइनस 7 के 7 गुने के बराबर था। यानी कि x माइनस 7 आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु यानी y माइनस 7
के 7 गुने के बराबर थी। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, उसकी पुत्री की आयु y-7 के 7 गुने, 7 से गुना करना है और 2 हमारे पास पद हैं तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, इसके 7 गुने के बराबर थी। इसको हल करेंगे, पहला समीकरण आएगा x-7, 7 से पहले y को गुना किया 7y, प्लस को माइनस से गुना किया माइनस 7 7 49। अब समीकरण बनेगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अब आपकी मर्जी है, या तो नंबर को आप रखें राइट साइड में या राइट साइड को 0 बनाए, सभी को उठा के यहां ले आए। मैं नंबर को वहां रखता हूं, तो मैं क्या करता हूं, ये जो प्लस का 7y है वो तो यहां आ जाएगा और ये जो माइनस का 7 है ये वहां चला जाएगा राइट साइड में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x-7y, ये इस साइड आ गया, बराबर यहां पे -49 तो ऐसे का ऐसे, और ये -7 वहां जाके क्या हो जाएगा, +7। तो यहां से हमारे पास आएगा x-7y बराबर एक जो पद है वो माइनस का और एक पद प्लस का। जो बड़ी रकम है वो माइनस की है, माइनस का 49 है और प्लस का 7 है, तो बड़ी रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, बड़े में से छोटे को आप घटा दें तो क्या आएगा, -42। ये आ गया मेरे पास समीकरण नंबर 1। समीकरण को दिखाने के लिए ये तीर का निशान लगाते हैं और इसको सर्कल में लिख देंगे, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। तो पहली शर्त से हमने पहला समीकरण बना दिया। अब दूसरी शर्त पे आते हैं। दूसरी शर्त क्या थी हमारे पास, दूसरी शर्त में हमें ये कह रहा था कि आज से 3 वर्ष के बाद मैं यानी कि आफताब की आयु तुमसे यानी कि उसकी पुत्री से 3 गुना हो जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों की आयु आज की x और y वर्ष है, तो अब से 3 साल के बाद दोनों की आयु निकाल देते हैं। तो जब आज की आयु x वर्ष है तो आज से 3 साल पश्चात क्या आयु आएगी, उसमें 3 को प्लस करना होगा हमें। तो हम लिखते हैं 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, अभी x है तो 3 वर्ष के बाद हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष, और 3 वर्ष के बाद उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, अगर आज y है तो 3 वर्ष के बाद हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। और प्रश्नानुसार, या आप ऐसे कह सकते हैं, दूसरी शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो क्या कह रहा है हमें कि 3 वर्ष के बाद जो आफताब की आयु है, 3 वर्ष के बाद आफताब की आयु क्या है, x प्लस 3, वो अपनी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु क्या है, y प्लस 3, इसके कितने गुने के बराबर हो जाएगी, 3 गुना, तो 3 से गुना कर दिया और इसके बराबर हो जाएगी। तो यहां से क्या बनेगा मेरे पास, x प्लस 3 बराबर 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3y प्लस 3 तिये 9। मैं फिर वही करूंगा, x और y वाली रकम को रखूंगा मैं लेफ्ट साइड में और नंबर को रखूंगा मैं दूसरी साइड में। तो मेरे पास जो प्लस 3y है इधर आके क्या हो जाएगा, -3y, और जो प्लस 3 है वहां जाके क्या हो जाएगा, -3। जो प्लस 9 है वो ऐसे का ऐसे, और प्लस 3 वहां जाके -3। तो x माइनस 3y, 9 में से 3 घटाएंगे तो प्लस 6 आएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। एक बार प्रॉपर तरीके से समीकरण नंबर 1 और 2 को एक साथ लिख दें, एक के नीचे एक। तो पहला समीकरण हमने क्या तैयार किया था, x माइनस 7y बराबर -42, समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण हमने तैयार किया था x माइनस 3y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2। तो ये जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी, जो शब्दों में हमें क्वेश्चन दे रखा था, उस शब्दों वाले क्वेश्चन को गणित की भाषा में मैथमेटिकली हमने दिखा दिया। और इस तरीके को हम क्या कहते हैं, ये कौन से तरीके में दिखाया हमने, ये इस स्थिति को दिखाने का बीज गणितीय रूप है। और ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब कह रहा है कि आप इसी स्थिति को ग्राफीय रूप में यानी कि ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्रिकल रूप में भी दिखाएं, तो हम ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाएंगे हम प्रॉपर, समीकरण नंबर 1 का भी ग्राफ बनाएंगे और 2 का भी ग्राफ बनाएंगे एक ही ग्राफ के ऊपर। लेकिन आपको मालूम है, जब 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण होता है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा बनेगी, और इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 हल तो निकालने ही पड़ेंगे, कम से कम 2 हल। कोई 3 निकाले तो अच्छी बात है, लेकिन 2 हल से भी हम एक रेखा को बना सकते हैं। तो कम से कम 2 हल हम निकालेंगे इसके और 2 हल निकालेंगे इसके, एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों के ग्राफ बनाएंगे। और वहां से हमें यह भी मालूम पड़ जाएगा कि रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी होंगी
तो अद्वितीय हल आएगा, रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं आएगा, रेखाएं समपाती होंगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। वैसे आप देखना चाहें तो यहां देख सकते हैं कि a1 बटा a2 क्या आ रहा है हमारे पास, 1 बटा 1 यानी कि 1। कोई b1 बटा b2 निकाले, -7 और बटा में -3, ये माइनस से माइनस आप कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 7 बटा 3। ये दोनों बराबर नहीं है, c1 बटा c2 आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो मुझे पहले ही मालूम है कि इसके जो हल बनने वाले हैं वो क्या बनने वाले हैं, अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल। और एक हल कब बनेगा, जब रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। तो मुझे ग्राफ बनाने से पहले ही मालूम है कि रेखाएं आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी ही। अब हम ग्राफ बनाना सीखते हैं कि इन दोनों समीकरणों को, इस समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में हम कैसे दिखाएंगे। तो 2 हल हम इसके निकालेंगे, 2 हल हम इसके निकालेंगे, 3 भी निकाल सकते हैं, और लेकिन 2 से हमारा काम बिल्कुल एग्जैक्टली हो जाता है। तो हम 2 हल से काम चला लेते हैं, 2 हल इसके, 2 हल इसके, और ग्राफ के ऊपर उसको दिखाएंगे। तो पहले हम हल निकालते हैं। मेरे पास जो पहला समीकरण है x माइनस 7y बराबर -42, मैं इसके हल निकालना शुरू करता हूं। अब हल हम ऐसे निकालेंगे जिनको हम ग्राफ पे दिखा भी पाएं आसानी से। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, 2 हल निकालने के। सब बच्चों ने अलग तरीके सीखे होंगे। कोई ऐसे करते हैं कि पहले माइनस का जो 7y है वहां जाके प्लस का 7y कर देंगे, तो -42 और प्लस 7y, और यहाँ पे आप y का मान रखते चलें और x का मान आपके पास आता जाएगा। ये मेथड भी ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहीं पे आप मान रखना शुरू कर दें। मान लीजिए मैंने क्या किया, जहां पर x है वहां पे मैंने एक बार क्या रख दिया, 0। जहां जहां x है वहां पे मैंने रख दिया 0। तो क्या होगा, x की जगह 0, -7y बराबर -42, ये 0 खत्म हो गया है, तो -7y बराबर -42, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये गुणा का 7 वहां जाके भाग में यानी कि बटा में आ गया, और 7 एकम 7, 7 छिके 42, तो मेरे पास y क्या आ गया, 6। जब x 0 था तो y 6 आ गया, तो पहला हल आ गया 0,6, ये पहला हल आ गया। जब आप x को रखेंगे 0 तो y कितना आएगा, 6, तो पहला हल क्या आ जाएगा हमारे पास, 0,6। अगला एक और हल निकालते हैं। एक बार हम y को रखेंगे 0, लेकिन आप सोच के देखें एक बार, जब आपने y को रखा 0 तो ये वाली रकम खत्म हो जाएगी, x आएगा -42, और माइनस, तो अगर आपने मान लीजिए आपने जहां जहां y है वहां रखा 0 तो x आएगा -42, तो हल बनेगा मेरे पास -42 0। लेकिन इसको दिखाते हुए मुझे दिक्कत आ जाएगी कि मुझे पॉइंट -42 तक लेने पड़ेंगे, एक 6 लेना पड़ेगा, एक मुझे -42 पे जाना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं कोई आसपास के पॉइंट्स आ जाए मेरे पास, और कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं y को 1 रखूं तो ये -7 एकम 7 हो जाएगा, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो -35 आएगा, अभी बड़ा है। और देख लेते हैं, y को 2 रखें तो -14 आएगा, वहां जाके +14, तो हमारे पास 28 आ जाएगा माइनस का। 3 रखें तो ये 21 आ जाएगा माइनस का। 4 रखें तो 7 चौके 28, और वहां जाएगा प्लस का 28, तो -14। 5 रखें तो -35, वहां जाके +35, तो -7 आ जाएगा। ये कुछ ठीक लग रहा है, तो मैंने अपने आप सोच के y की जगह क्या रखा, 5। देखते हैं तो क्या बनेगा, x -7, जहां y है वहां 5 बराबर -42, x -7 पंजे 35 बराबर -42, माइनस का 35 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 35। बड़े रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, और बड़े में से छोटा घटाएंगे तो -7। तो दूसरा हल क्या आया मेरे पास, x -7 जब y कितना था, 5। हमेशा जो निर्देशांक हैं, किसी बिंदु का निर्देशांक, उसको कैसे लिखना है आपने, x, y। पहले हमेशा x निर्देशांक और उसके बाद क्या आएगा, y निर्देशांक। तो मैंने 2 हल निकाल लिए, हम चाहे तो 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 हल से हम ग्राफ अच्छे से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे और टेबल में हम इसके हल भी लिख देंगे। यहाँ पे x, यहाँ पे y। पहला हल क्या था, जब x 0 y 6, तो 0 6, और दूसरा हल क्या था, x -7 y 5। वैसे मेरी कोशिश ये रहेगी हमेशा कि एक बार मैं x को रखूंगा 0 और y का मान निकालूंगा, जैसे निकाला,
एक बार y को रखूंगा 0 और x का मान निकालूंगा। लेकिन अगर हमारी रेंज में नहीं आएगा या हमें ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम छोड़ सकते हैं उस पॉइंट को। जैसे मैंने y को रखा 0 तो x आ गया था -42। इसको दिखाने में कुछ दिक्कत आती है हमें ग्राफ के ऊपर, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने और कोई पॉइंट ढूंढ लिया। अदरवाइज अगर कोई सिंपल पॉइंट आता है तो एक बार x को 0 रखेंगे, y का मान निकालेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे, x का मान निकालेंगे। कोशिश ये रहेगी अगर ठीक पॉइंट आ जाते हैं तो, नहीं तो कुछ और सोच लेंगे। तो पहले समीकरण के लिए 2 हल मेरे पास आ गए, इसको देख के मैं इसका ग्राफ बना दूंगा। अब साथ साथ दूसरे समीकरण के भी 2 हल निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो दूसरा समीकरण जो हमने बनाया था, दूसरी शर्त के साथ दूसरा समीकरण हमारे पास आया था x - 3y बराबर 6। ये समीकरण नंबर 2 था। तो एक बार मैंने क्या किया, जहां x है वहां रख दिया 0। तो क्या बनेगा, 0 - 3y बराबर 6, -3y बराबर 6। ये गुना का -3 है, ऐसे नहीं करना कि -3 है वहां जाके +3 हो जाएगा। ये -3 y के साथ गुणा में है और वहां जाके भाग में यानी कि बटा में आ जाएगा -3। 3 दूनी 6 और माइनस को ऊपर ले जाएं तो यहां से y बराबर क्या आएगा, -2। तो पहला हल क्या आया, जब x को रखा 0 तो y क्या आया, -2। अब दूसरा हल निकाल देते हैं। दूसरे हल के लिए हमारी कोशिश क्या है, मैंने कहा था आपको कि एक बार रखेंगे x को 0, y का मान निकालेंगे, एक बार रखेंगे y को 0 और x का मान निकालेंगे, और यहाँ ठीक आएगा, x का मान 6 आएगा तो हम ले लेंगे। तो मैंने जहां y है वहां रखा 0, तो x - 3 ब्रैकेट में 0 बराबर 6, 3 गुना 0 0 और ये खत्म हो जाएगा तो x बराबर क्या आ गया, 6। तो पहले x वाला 6, फिर y वाला निर्देशांक 0। 2 हल आ गए, इसको भी एक टेबल में हम लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y। पहला हल था x 0 और y -2, और दूसरा हल है y को रखा था 0 तो x क्या आया था, 6। तो 2 हल हमने इसके निकाल दिए, 2 इसके निकाल दिए। तो बड़ा इजी है, 2 हल हमने दोनों के निकाल दिए। और यहां से आप थोड़ा सा ये आइडिया भी लगा लें कि जब आपको ग्राफ बनाना है तो आपको x कहां तक चाहिए, x वाला निर्देशांक यहां चाहिए 0 और -7 तक, और यहां चाहिए 0 और 6 तक, यानी कि प्लस तो चाहिए 6 तक और माइनस में चाहिए 7 तक। और y निर्देशांक आपको कहां तक चाहिए, यहाँ पे y आपको चाहिए 6 और 5, यानी कि बड़े से बड़ा 6 है, और यहाँ पे -2 तक, यानी कि बड़े की बात करें तो +6 तक जाए और माइनस की बात करें तो -2 तक जाए। थोड़ा सा ये आइडिया लगा के अब हम इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनाते हैं ग्राफ इसका। ग्राफ के लिए मुझे x कहां तक चाहिए, +6 और -7 तक, और y चाहिए +6 और -2 तक। तो मैंने ग्राफ पेपर लिया और पहले ही आप काउंटिंग कर लें कि आपको जो x चाहिए वो +6 तक चाहिए। मान लीजिए मैं यहां पे मूल बिंदु लूं और मुझे x +6 तक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल ठीक है। और -7 तक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 बिल्कुल ठीक है। और y कहां तक चाहिए, +6 तक, बहुत आराम से आ जाएगा। और y माइनस में कहां तक चाहिए, -2 तक, तो बिल्कुल ठीक है। तो पहले थोड़ा सा आइडिया लगाने के बाद ही आप ग्राफ को शुरू करें। और ये जो हम लाइन खींचेंगे, जो सीधी लाइन होती है जिसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ये बनेगा आपका y अक्ष। और जो बिल्कुल सीधी लाइन खींचते हैं जिसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप कहते हैं इसको, तो इसे हम कहते हैं x अक्ष। तो ग्राफ के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप अक्षर लिखेंगे वो अक्षर आप छोटे लिखेंगे और साफ लिखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे हल्का सा तीर का निशान दिखा दिया, ये x अक्ष। आप चाहें तो इधर भी दिखा सकते हैं x डैश। x डैश का मतलब क्या होता है कि इधर x निर्देशांक माइनस है, इधर x निर्देशांक प्लस है। आप यहाँ ऊपर दिखा सकते हैं y। y का मतलब y अक्ष, ऊपर y प्लस के होंगे, और नीचे की तरफ y डैश दिखा सकते हैं, y क्या हो जाएंगे, माइनस। अब मैं यहां करता हूं, यहां 0 आ गया, और इसको हम मूल बिंदु भी कहते हैं, और हमें मालूम है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। ये पहला आ गया, यहां 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6, और x मुझे +6 तक ही चाहिए था। एक एक्स्ट्रा लेना चाहें तो आप एक एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। यहां पे x -1 -2 -3
-4, -5, -6, -7, -7 तक चाहिए था आपको। y की बात करते हैं, +6 तक आपको चाहिए, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नीचे y आपको -2 तक चाहिए, तो ये -1, ये -2, 1 या 2 अगर आप एक्स्ट्रा ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। -3, -4, ऊपर आप 6 की जगह 7, 8, 9 तक लिख सकते हैं। फर्स्ट लाइन की बात करते हैं। फर्स्ट लाइन के लिए जो पहला समीकरण था, उसका जो पहला हल था मेरे पास, वो था 0, 6, x0 y 6। अब x0 कहाँ है हमारे पास, ये x0 और y प्लस का 6 है, तो ऊपर की तरफ देखेंगे हम तो ये पॉइंट आ गया। यहाँ हल्का सा हम डॉट लगाएंगे और ऐसे आप सर्कल में दिखा सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं 0, 6। ये आपके पास पहला हल था। और दूसरा हल था हमारे पास, जो पहला समीकरण था रैखिक समीकरण, -7, 5, x -7 ये रहा, और y प्लस का 5, y प्लस तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के सामने, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये हमारे पास बनेगा -7, 5। और यहां पे हम क्या करेंगे, एक स्केल के साथ दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन को बना देंगे। ये समीकरण नंबर 1 के लिए हमारे पास क्या बन जाएगी, सीधी रेखा। थोड़ा स्केल ठीक होना चाहिए और पेंसिल आपकी शार्प रहे। ऐसे इधर तीर का निशान दिखा दें और ऐसे इधर तीर का निशान दिखा दें, और इसके ऊपर इस 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो था वो लिख दें कि x - 7y बराबर -42, समीकरण नंबर 1, ताकि आपको पहचान भी रहे कि किसकी आप बात कर रहे हैं। अब दूसरा हम बनाएंगे। अगर ऐसे कुछ ओवर राइटिंग होती है तो इरेजर से इसको ठीक करेंगे। दूसरा जो समीकरण है उसका ग्राफ बनाते हैं। उसका जो पहला हल हमने लिया था, वो पहला हल था मेरे पास 0, -2, x0 ये रहा, और y -2, तो नीचे की तरफ आएंगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, और यहां हम लिख भी देंगे कि ये क्या है मेरे पास, 0, -2। और दूसरा हल था हमारे पास, वो था हमारे पास 6, 0, तो x6 और y0 का मतलब ना ऊपर जाएंगे हम ना ही नीचे आएंगे, यहीं पे y0 है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 6, 0। और स्केल के साथ आप इसको मिला दें और आगे बढ़ा दें, तो स्केल रखेंगे और इसको मिला के हम आगे बढ़ा देंगे। यहां हम एरो का निशान दिखा देंगे यहां पर, और इसके ऊपर जो समीकरण था वो लिखेंगे इसके ऊपर, और इसका समीकरण था x - 3y बराबर 6, और ये समीकरण नंबर 2। तो ये हमने क्या किया, ये ग्राफीय रूप हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने जो पहले हमने समीकरण युग्म बनाए और समीकरण युग्म को एक ही ग्राफ के ऊपर दिखा दिया। आप देख पा रहे हैं कि 2 लाइन समांतर नहीं है, लेकिन ग्राफ छोटा पड़ रहा है, लेकिन आगे जाके इधर और ये आगे जाके इधर, आगे जाके कहीं ना कहीं ये आपस में मिल जाएंगी, यानी कि प्रतिच्छेद जरूर करेंगी। ये हम अनुपातों से भी देख चुके हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें ली। 3 बल्ले लिए, 6 गेंदें ली, और कुल रुपए उसके लग गए 3900। बाद में उसने 1 बल्ला और लिया और उसी प्रकार की 3 गेंदें और ली, और उसके जो कुल रुपए लग गए, पहले 3900 लगे थे, अब लग गए 1300 रुपए। इस स्थिति को आप बीजगणितीय यानी कि एक्स वाई वाले समीकरण के रूप में लिख के दिखाएं। 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण युग्म बनेंगे हमारे पास, और ज्यामितीय रूप यानी कि ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली आप इसको बना के दिखाएं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, हमारे पास 2 चीजें हैं, 2 शर्तें हैं और 2 ही समीकरण बनेंगे, और 2 हमारे पास चीजें हैं, एक बल्ला है और एक गेंद है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करते हैं कि हम मान लेंगे कि एक बल्ले का मूल्य है x रुपए और एक गेंद का मूल्य है बराबर y रुपए। यहां से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए और माना एक
गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। हम पहली शर्त पे आते हैं, पहली शर्त से बनाएंगे हम पहला समीकरण। तो पहली शर्त के अनुसार, या आप प्रश्नानुसार भी कह सकते हैं, पहली शर्त के अनुसार आप सोचें कि यदि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और उसने लिए हैं 3 बल्ले, तो 3 बल्लों का मूल्य क्या हो जाएगा, 3x। एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंदों का मूल्य क्या हो जाएगा, 6y। और इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो टोटल रुपए उसने कितने दिए हैं, कुल खर्चा कितना हुआ है उसका, 3900 रुपए। तो पहला समीकरण क्या बनेगा, 3 बल्लों का मूल्य बनेगा 3x, और कितनी गेंदें हैं हमारे पास, 6 गेंदें। 6 गेंदों का मूल्य क्या बनेगा हमारे पास, तो प्लस क्या कर देंगे, 6y, और दोनों को जोड़ के जो कुल उसका खर्चा हुआ है वो हुआ है 3900 रुपए। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1 पहली शर्त से। ऐसे ही हम बनाएंगे दूसरी शर्त के अनुसार। आप चाहें तो प्रॉपर लिख के दिखा सकते हैं कि एक बल्ले का मूल्य बराबर है x रुपए, 3 बल्लों का मूल्य बराबर है 3 गुना x यानी कि 3x। फिर लिखेंगे एक गेंद का मूल्य बराबर है y रुपए, तो 6 गेंदों का मूल्य 6 गुना y, 6y। दोनों को प्लस कर देंगे, फिर 3900 आ जाएगा। या सीधा भी कर सकते हैं। सेकंड टाइम उसने क्या किया, एक बल्ला लिया और एक बल्ले का मूल्य क्या है, x, और कितनी गेंदें ली, 3 गेंदें। एक गेंद का मूल्य y है तो 3 गेंदों का 3y, और दोनों को टोटल करके कुल रुपए उसने कितने दिए, बराबर 1300। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। हम एक के नीचे एक समीकरण लिख देंगे। ये इस स्थिति को दिखाने वाला हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। हमने इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में दिखा दिया। तो हमारे पास बीजगणितीय रूप में 2 समीकरण क्या बने, यानी कि समीकरण युग्म क्या बना। पहला समीकरण 3x प्लस 6y बराबर 3900 समीकरण नंबर 1, और x प्लस 3y बराबर 1300 समीकरण नंबर 2। ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। और अब हम दिखाएंगे इसको ज्यामितीय रूप, यानी कि ग्राफीय रूप में। तो ये तो हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। और अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना है तो मुझे इन दोनों के 2 हल निकालने हैं। मैं पहले पहला समीकरण लेता हूं, 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये हमारे पास है समीकरण नंबर 1। अब मैंने कहा था हल लेंगे, मान लीजिए मैं x को रखूंगा 0, x को रख दूंगा 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 6 वहां जाके भाग में हो जाएगा, 6 5 0 650 आ जाएगा। तो ठीक है, अगर हमारे पास 600 700 300 400 में नंबर आते हैं, तो जो मेरे पास x अक्ष और y अक्ष होंगे, वहां पे जो गैप लेंगे, वहां पे हम 1 2 कहने के बजाय कितना कह देंगे, वहां पे 100 200 इनका हम गैप ले लेंगे। एक बात और आपको बतानी शायद रह गई वहां पर, कि जब आप ग्राफ बनाते हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ बनाया था, तो वहां पे आप ये लिख सकते हैं कि x अक्ष के ऊपर जो हमने स्केल लिया है, उस स्केल को हमने क्या लिया है कि जो एक इकाई है, एक इस बॉक्स का यहां से लेके यहां तक एक बॉक्स की दूरी हमने कितनी ली है, 1 ही ली है। तो हमने जो एक इकाई मात्रक है, एक इकाई हमने ली है x अक्ष पे, वो 1 के बराबर है। जो हमने एक इकाई ली है वो हमारे किसके बराबर है, वो हमारे 1 के बराबर है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये सारा कुछ वर्ष में था, तो 1 इकाई बराबर है 1 वर्ष। तो ये मात्रक कहां पे है, ये स्केल कहां पे है, ये x अक्ष के ऊपर स्केल है। और y अक्ष के ऊपर स्केल क्या लिया है, सेम। यहां भी 1 इकाई का मतलब 1 ही लिया है हमने, 1 इकाई बराबर 1। हम यहाँ पे 1 इकाई को 100 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 0 100 200 300, तो जैसी इकाई होगी वो आप ग्राफ के ऊपर वैसे ही मेंशन कर सकते हैं। चलिए यहां देखते हैं, मैंने जहां x है वहां पे रखा 0। मैं पहला हल निकाल रहा हूं, 2 हल निकालूंगा इसके। जहां x है वहां रखा 0, 3 गुना 0 प्लस 6y बराबर 3900। ये 0 खत्म हो गया, तो 6y बराबर 3900। ये गुणा का 6 है, वहां जाके भाग में कर देंगे 3900 और बटा में 6। आप इसको भाग करें, 6 कम 6 6 6 36, 3 बच जाएगा 30, 6 पंजे 30 और 0, तो y कितना आ गया 650। तो पहला हल क्या आया हमारे पास, जब मैंने x को लिया 0 तो y आ गया 650। तो पहला हल आ गया 0 650। अब मैंने कहा था कि मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि एक बार जब मैंने x को 0 लिया, अब मैं एक बार y को 0 लूंगा। तो मैंने y को ले लिया 0। जब y को 0 लिया तो क्या हो जाएगा,
तो 3x प्लस 6y, y की जगह 0 रख दीजिए, बराबर 3900, ये खत्म हो जाएगा। तो ये आएगा 3x बराबर 3900 और गुणा का 3 वहां जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये आ गया मेरे पास 3900 और बटा में 3, मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, 1300, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1300। तो x आया मेरे पास 1300 और y था 0, तो ये दूसरा हल निकाल दिया मैंने। हाँ, लेकिन एक दिक्कत आपको आ सकती है कि 1300 अगर आप x अक्ष के ऊपर 100 का गैप लेते हो तो आपको 13 निशान लगाने पड़ेंगे। हो सकता है 13 निशान आप ग्राफ के ऊपर ना लगा पाएं, और अगर लगा पाएंगे तो बिल्कुल ठीक है, 2 हल आपके पास आ गए तो बिल्कुल ठीक है, 2 हल आपके बन जाएंगे और आपका क्वेश्चन इससे हो जाएगा। इन 2 हल को हम एक टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं। टेबल यहां बना देते हैं, यहां पे x निर्देशांक, यहां पे y निर्देशांक। पहला हल आया था x0 y 650, तो 0 650, और दूसरा हल जब y को रखा 0 तो x क्या आया 1300। ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि पहले x निर्देशांक आता है फिर y निर्देशांक। आप इसको 0 1300 मत कह देना, पहले 1300 फिर 0। ये हमारे पास दूसरा हल आ गया। अब दूसरे समीकरण के 2 हल निकालते हैं और फिर इनका ग्राफ बनाएंगे। तो दूसरा समीकरण है मेरे पास x प्लस 3y बराबर 1300, इसको हम देखते हैं। तो दूसरा समीकरण है x प्लस 3y बराबर 1300। बिल्कुल वैसे चलते हैं हम एक बार, जहां x है वहां रखते हैं 0, लेकिन सोच लेते हैं एक बार कि हम फंस ना जाएं कहीं पे। जब यहां 0 कहेंगे तो 3y बराबर 1300 आ जाएगा, और 3 वहां जाके भाग होगा, लेकिन इसको 1300 को पूरा पूरा भाग ही नहीं कर पाएगा, तो हम फंस जाएंगे। तो x को मैं 0 नहीं रखूंगा क्योंकि पूरा पूरा नंबर नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा या बटे में आएगा, तो वो काम नहीं करेंगे, हम इजी मेथड करेंगे। अगर मैं x को 100 रख दूं तो वहां जाके -100 हो जाएगा, 1200, अब 3 उसको भाग कर पाएगा। तो मैंने पहले x 0 ना लेके मैंने x 100 ले लिया। तो जहां x है वहां रखें आप 100 प्लस 3y बराबर 1300, ये प्लस 100 वहां जाके क्या हो जाएगा -100, और 3y बराबर क्या आ गया 1200, और गुना का 3 वहां जाके क्या हो जाएगा भाग में, और ये 3 चौके 12 और ये 0 0 यानी कि 400। तो मेरे पास x 100 y 400 आ गया। तो पहला हल क्या बन जाएगा 100,400। ये हर बच्चे की अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी हल निकाले, जरूरी नहीं है कि जो मैं हल निकाल रहा हूं वो निकालने हैं आपने। आप कोई भी हल निकाल लें और 2 से काम चल जाएगा, कोई 3 भी निकाल सकता है। अब दूसरा हल निकालते हैं, जहां y है वहां रख देंगे 0, ठीक है, x 1300 आ जाएगा, और पहला हल भी वही आया था जो पहले समीकरण का था, ये तो कॉमन ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, जहां पे y है अब वहां रख देंगे 0, तो x प्लस 3 ब्रैकेट में 0 बराबर क्या आ गया 1300, ये खत्म हो गया। तो x बराबर क्या आ गया 1300, तो x 1300 कोमा y 0, ये दूसरा हल आ गया। और दोनों हल को हम कहां लिखते हैं, एक टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं, और उसके बाद हम ग्राफ बना देंगे। तो ये हमारे पास आ गया x और ये y, और यहाँ पे पहला जो हल हमने निकाला है वो आया है x 100 और y 400, और दूसरा निकाला है जब y को रखा 0 तो x आ गया 1300। तो 2 हल ये आ गए और 2 पहले समीकरण के आए थे, और पहले समीकरण के हल ये रहे हमारे पास 0 650 और 1300 0। और देखते मालूम पड़ रहा है कि एक हल तो दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों की जो रेखाएं हैं इसी बिंदु से पास करेंगी, यानी कि प्रतिच्छेदी तो हो ही गई, यानी कि अद्वितीय हल है। तो एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों बनाने की कोशिश करते हैं। अब बनाते हैं, x मुझे चाहिए कहां तक, मैक्सिमम 1300 तक, और y कहां तक चाहिए मुझे, और y मुझे कहां तक चाहिए 650 तक। तो मैं कोशिश करता हूं 100 का गैप ले लेता हूं, लेकिन जब 100 का गैप लूंगा तो मुझे x अक्ष के ऊपर 13 बिंदु चाहिए। अगर ये पॉसिबल ना हो तो आप एक इकाई का जो गैप है, जो एक इकाई का मात्रक है, वो 100 के बजाय 200 लेके काम कर सकते हैं। तो जब आप 200 लेंगे तो पहले आएगा 0, फिर 200, फिर 400, और ऐसे ऐसे 1400, तो आपके 7 पॉइंट में काम चल जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 200-200 गैप लेके 7 बिंदु में काम चला लें, या 13 बिंदु हैं तो 100 का गैप लेके 1300 तक आप दिखा दें। तो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है, कोई बच्चा 100 का गैप ही ले सकता है और कोई बच्चा 200 का गैप ही ले सकता है। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब तो ग्राफ बनाने के लिए स्टार्ट करने से पहले ही आप काउंटिंग कर लें कि क्या आपके पास 13 निशान आ सकते हैं 100 का गैप लेके।
जो x है वो प्लस 1300 चाहिए, माइनस तो कहीं चाहिए ही नहीं आपको। तो नहीं चाहिए तो आप काम चला सकते हैं। अगर मैं यहां से शुरू कर लूं थोड़ा साइड से, 0, 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो यहां तक मेरा काम हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे लंबा रख के भी आप ग्राफ को बना सकते हैं। तो ये पूरा पूरा 1300 यहाँ पे आ रहा है, तो इसके बजाय भी मैंने थोड़ा सा और इस साइड ले लिया। मैं यहाँ पे ले लूंगा मूल बिंदु यानी कि 0। तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले काउंटिंग करनी है। कोई चाहे तो 100 के बजाय 200-200 का गैप लेके भी काम अपना कर सकता है। तो हम यहाँ पे y अक्ष बना रहे हैं, फिर x अक्ष बना लेंगे। जब भी आप ग्राफ बना रहे होते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जो अक्षर आप लिखें वो बिल्कुल छोटे लिखें और साफ लिखें। पेंसिल आपकी शार्प हो, बार बार ओवर राइटिंग ना करें। पेंसिल को बार बार एक के ऊपर एक करके मोटा ना करें। कोशिश करें एक ही बार पेंसिल चलाएं, बार बार ना आपको चलानी पड़े। तो इधर आपके पास x अक्ष आ जाएगा और यहां पे आपके पास आ जाएगा y अक्ष। आप नीचे चाहें तो y डैश भी लिख सकते हैं, x अक्ष और y अक्ष, ये मैंने दिखा दिया। ये 0 है और मैंने एक इकाई का मतलब 100 लिया है। अब की बार एक इकाई, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में एक इकाई बराबर 1 लिया था, यहां पर एक इकाई बराबर 100 लिया है। तो ये 100 आ गया, ये 200, ये 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 और इधर आएंगे तो -100, -200 और ऐसे ही चलता रहेगा। आप जब भी अक्षर लिखें तो छोटे लिखें और साफ लिखें। 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, इधर आएंगे तो -100, ये -200, ऊपर आएंगे तो y प्लस का हो जाएगा, प्लस का 100। y आपको 650 तक चाहिए, आपको मालूम है। ये 200, ये आ गया हमारे पास 300, ये आ गया हमारे पास 400, 500, 600, 700, बस बहुत है, 800 और 650 मुझे चाहिए। तो मैं पहले लगा रहा हूँ कि बिल्कुल इसके आधे में यहाँ पे 650 भी आएगा। नीचे आएंगे तो y माइनस के तो -100 और नीचे आएंगे तो ये -200, -300 और ऐसे ही चलता रहेगा। अब पहला समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण था मेरे पास 3x + 6y = 3900 और इसका जो पहला हल था वो x0 y 650, ये बनाते हैं। x0 ये रहा और y प्लस का 650, आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास आएगा और यहाँ इसके निर्देशांक x0 और y 650 आप ऐसे लिख भी दें। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है, दूसरा हल था मेरे पास जो था वो था x 1300 और y 0। ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों में कॉमन भी है। x 1300 ये रहा, x 1300 ये रहा और y 0 है। इस समय ना ऊपर ना नीचे, यही पॉइंट आएगा। तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1300, 0। दो पॉइंट आ गए। आप स्केल लें और स्केल लेकर दोनों को मिला दें और लाइन को दोनों तरफ आगे की तरफ बढ़ा दें। अगर आपको लगता है कि 13 बिंदु निकालने मुश्किल है तो आप 7 बिंदु से काम चला सकते हैं। मैंने 100 का गैप लिया है, आप 200 का गैप लेके भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप एरो दिखा दें क्योंकि ये रेखा है दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ रही है। और यहाँ पे कहीं भी आप इसका समीकरण लिख दें तो पहला समीकरण था मेरे पास 3x + 6y = 3900, ये है हमारे पास समीकरण नंबर 1। उसके बाद समीकरण नंबर 2 बनाते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं इसी ग्राफ के ऊपर। तो मेरे पास जो पहला हल है वो है 100, 400 और दूसरा वही है 1300, 0 और समीकरण है मेरे पास x + 3y = 1300। तो पहला हल है 100, x 100 और y 400। x प्लस का 100 ये रहा और y इस समय प्लस का 400 है। तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे 1, 2, 3, 4, तो ये पॉइंट आपके पास आएगा। तो ये मेरे पास आ गया 100, 400 और दूसरा ये कॉमन है इसके साथ, तो ये दोनों में कॉमन आके दोनों को मिला दीजिए स्केल से और आगे बढ़ा दीजिए। तो आपके पास दूसरा समीकरण का ग्राफ बन जाएगा। तो मैं दोनों को मिला के आगे बढ़ा दूंगा।
इसको आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें और यहाँ पर इस समीकरण का जो समीकरण है वो लिख दें। इस रेखा का समीकरण है x प्लस वाई बराबर है 1300 और ये समीकरण नंबर 2। तो ये दोनों को मैंने क्या किया, दोनों समीकरणों का ग्राफ एक ही ग्राफ के ऊपर बना दिया और रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, आप साफ देख रहे हैं, यानी कि अद्वितीय हल आपके पास आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ज्यामितीय रूप आपने दिखा दिया। ऐसे आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ भी हमारे पास हो गया।